गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम बुक थिंक एंड ग्रो रिच जो कि नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है, इसका 8th चैप्टर जो है जिसका नाम है परसिस्टेंस, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये 8th स्टेप है टुवर्ड रिचनेस। What is persistence? It's a continuous or sustained effort to induce or to increase your faith. So this is called persistence. It is a effective and essential component to transmutate your desire into monetary equivalent, whatever you want in your life. बेसिस ऑफ परसिस्टेंस जो है वो आपकी विल पावर है। विल पावर इज़ योर यू कैन से डिसाइड द लेवल ऑफ परसिस्टेंस यू हैव इन योर कैरेक्टर। और जितने भी बड़े इन बंदे इन द सेंस जिनके पास बिग फॉर्च्यून्स हुए हैं सोसाइटी में, एक उनमें एक बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक जो पाया है ऑथर ने, वो ये है कि वो दे वर फाउंड टू बी वेरी कोल्ड ब्लडेड एंड रूथलेस इन द सेंस कि वो जितने भी ये लोग देखे गए हैं, ये बहुत डिसीजन जो लेते थे वो बड़े फर्मली लेते थे और उन डिसीजन को फिर चेंज नहीं करते थे। और इसके लिए वो बदनाम थे इन दैट सेंस कि वो पीपल यूज टू से देम कोल्ड ब्लडेड एंड रूथलेस। इसमें एग्जांपल दी है हेनरी फोर्ड की ऑथर ने, जिसने V8 इंजन की डिस्कवरी की, जिसको 7-8 साल लगे। और इस 7-8 साल के दौरान बहुत से जो रिसर्चर्स थे, इन्वेंटर जो उसके अंडर काम करते थे, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो नहीं हो पा रहा था। बट ये उस बात पे फर्म था, अड़ा हुआ था कि ये हमने करना ही करना है। सो दिस वाज एन एग्जांपल गिवन बाय द ऑथर। और इसके बिना और एग्जांपल दी हैं, जैसे कि मिस्टर डेल कार्नेगी हैं, रॉकफेलर है, मिस्टर एडिसन है। So this was an example of having definiteness of purpose given by the author. इसके अगेंस्ट जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पब्लिक रेजिस्टेंस। उनको थोड़ा बहुत भी सोसाइटी में रिलेटिव या उनके घर वाले या उनके फ्रेंड्स उनको कुछ भी थोड़ा बहुत उनके फेलियर पे कुछ बोल देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो वो क्विट कर जाते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है, फिर वो फेल हो जाते हैं। वो डेफिनेटनेस या डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस या परसिस्टेंस जो कि होनी चाहिए वो नहीं दिखाते हैं। जितने भी फॉर्चून आपकी बिल्डिंग है और प्लस रिचनेस जो है अगर ज़िंदगी में आपने प्राप्त करनी है, तो ऑथर के अकॉर्डिंगली जो 13 प्रिंसिपल्स इस बुक में लिखे गए हैं वो सारे आपको सिस्टमेटिकली फॉलो करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग दिस परसिस्टेंस। और अगर ये आप प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल ना हो। और आपकी अपनी जो परसिस्टेंस पावर जो है, आपकी कितनी परसिस्टेंस आप में है, तो वो ऑथर अकॉर्डिंगली जो 2nd चैप्टर में जो 6 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें कि आइडिया है, फेथ है, प्लान है, ऑर्गेनाइजिंग है, एग्जीक्यूशन है और परसिस्टेंस, और लास्ट में जो है कि हाउ टू प्रिपेयर ए वेट फॉर सक्सेस बाय हैविंग बर्निंग डिज़ायर। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी परसिस्टेंस पावर कितनी है। ऑथर के अकॉर्डिंगली 98% जो इंसान हैं सोसाइटी में वो फेल होते हैं, उसका कारण यही है कि जैसे पहले बताया कि वो
दूसरे लोगों की ओपिनियंस को दिल पे ले लेते हैं या उनको सुन के समझ के वो अपनी जो है सो कॉल्ड परसिस्टेंस पावर को नहीं समझते हैं, उसको शक की नज़र से देखते हैं और वो क्विट कर जाते हैं। और रादर जो उनके फेलियर्स जो उनको मिलते हैं रिपीटेडली इन द कोर्स ऑफ इन द जर्नी ऑफ देयर अचीविंग द गोल ऑफ देयर लाइफ, तो वो उनको टेम्पररी डिफीट ना मान के उनको परमानेंट डिफीट मान लेते हैं और फिर उसके बाद वो क्विट कर जाते हैं और अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं। और ये जो लैक ऑफ परसिस्टेंस है, इसको ओवरकम किया जा सकता है वॉलंटरली एफर्ट करके, और वो डिपेंड करता है आपकी बर्निंग डिज़ायर पे, कितनी बर्निंग डिज़ायर है किसी भी इंसान में। और ये जो इसलिए इन सारों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है बर्निंग डिज़ायर। अगर आप में डिज़ायर जो है वो वीक है तो डेफिनेटली जो एंड रिज़ल्ट है वो भी वीक ही होगा, इन द सेंस कि जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं प्राप्त होगा एज़ पर योर डिज़ायर। इसलिए कहावत है कि जो छोटी आग होती है वो उससे छोटी ही आपको कह लीजिए हीट मिलती है। और ऑथर के अकॉर्डिंगली अगर आपने बहुत रिचनेस या बिग फॉर्चून अचीव करना है लाइफ में, तो यू शुड हैव बीन मनी कॉन्शियस। आपका जो है माइंड है वो मनी कॉन्शियस होना चाहिए। अगर अदरवाइज़ आप जो है एक बिग फॉर्चून अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं लाइफ में। और ये जो है बाय हैविंग अ बिग बर्निंग डिज़ायर ही पॉसिबल है। ऑथर के अकॉर्डिंगली जो मनी अट्रैक्ट करते हैं उनमें जो एक क्रेविंग होती है, एक बर्निंग डिज़ायर जो होती है, उसको वो हमेशा अपने दिमाग में 24/7 रखते हैं। और इसी को सो कॉल्ड परसिस्टेंस कहा गया है। और एक कहावत है, कैसे कहते हैं कि जैसे नदी का पानी आखिर में जाके समंदर में ही मिलता है, उसी तरह से जो है आपकी डिज़ायर जो है वो कन्वर्ट होती है आपकी जो आप चाहते हैं, फाइनल जो आपकी सो कॉल्ड आपकी विश है, डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर है, उसमें अगर आपकी परसिस्टेंस वीक है तो आप जो है जो चैप्टर हैं इस बुक में, और जैसे कि फॉर एग्जांपल चैप्टर ऑफ पावर है, चैप्टर ऑफ एसोसिएशन है, सबकॉन्शियस माइंड है और मास्टर माइंड अलायंस हैं, ये सारे चैप्टर्स को अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हैं इनको और पढ़ने के बाद इनको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऑथर के अकॉर्डिंगली आप अपनी परसिस्टेंस पावर को एनहांस कर सकते हैं। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 24/7 काम करता है, और इसमें जैसे ही आपकी परसिस्टेंस पावर जो आप इसमें फीड करेंगे, जितनी भी उसकी परसेंटेज होगी उसके अकॉर्डिंगली ही वो सबकॉन्शियस माइंड आपको रिजल्ट देगा। और इसमें फिर बात रिपीट की है ऑथर ने कि आपका मनी कॉन्शियस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो आपके सबकॉन्शियस में एम्बेडेड होना ज़रूरी है। और जो है पॉवर्टी जो है पावर कह लीजिए, पुअर बंदे ही उसको अट्रैक्ट करते हैं, और जो रिच बंदे हैं वो रिचनेस को भी अट्रैक्ट करते हैं। ये एक लॉ ऑफ नेचर है। पॉवर्टी जो है अट्रैक्ट होती है पुअर बंदों की तरफ ही, और रिचनेस जो है रिच बंदों की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। और ये जो पॉवर्टी है, कॉन्शियसनेस, इट्स वॉलंटरी। कहने का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इंसान है वो पॉवर्टी की तरफ ही इंक्लाइंड होता है, या ये कह लीजिए नेगेटिविटी की तरफ ही इंक्लाइंड होता है माइंड इंसान का। अगर उसको पॉजिटिव होना है, माइंडसेट को पॉजिटिव करना है, या कह लीजिए उसको रिचनेस की तरफ इंक्लाइंड होना है, रिचनेस को प्राप्त करना है, तो उसको वॉलंटरीली एक्शन लेना पड़ेगा, उसको वॉलंटरीली कुछ करना पड़ेगा, उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे टू मूव
और अपने आप को इंक्लाइन करने के लिए पॉजिटिविटी की तरफ और रिचनेस को अचीव करने के लिए। और कहते परसिस्टेंस के बिना जो है आप कहते स्टार्ट करने से पहले ही हार जाते हैं। अगर परसिस्टेंस नहीं है तो आप कह लीजिए स्टार्ट करने से पहले ही हार गए। एक्सपीरियंस जो है एक कह लीजिए एक एग्ज़ाम्पल दी है इसमें ऑथर ने कि जैसे आपको सोए हुए हैं और सोने के दौरान आपको एक बुरा सपना आता है जिसमें आपको महसूस होता है कि आप पैरालिटिक हो गए हैं, आप कुछ भी बॉडी नहीं हिला पा रहे हैं। तो होता क्या, फिर आप ऑल ऑफ अ सडन जब आपको थोड़ा होश आता है, आपको लगता है कि ये क्या हो गया, तो आप इमीडिएटली अपनी पूरी बॉडी को नहीं हिला पाते हैं। आप धीरे धीरे पहले आप अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करते हैं, फिर बाजू, फिर अपने कह लीजिए पैर को, फिर पूरी टांग को, फिर धीरे धीरे सर को, और फाइनली जो है आप अपनी पूरी बॉडी को हिला पाते हैं। और इसी तरह से कहते जो है सेम वे यू हैव टू स्नैप आउट, आपको अपने दिमाग से जो है कह लीजिए एक नर्शिया जो है, एक नेगेटिविटी का, वो आपको धीरे धीरे इसमें से जो है निकालना पड़ेगा। एक झटके में ये नहीं निकल सकता। नो डाउट आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे करके इसको अपने दिमाग को, नेगेटिविटी को खाली करके इसमें पॉजिटिविटी या कह लीजिए परसिस्टेंस को आप डेवलप कर सकते हैं। और जैसे ही आप परसिस्टेंस की आपको आदत पड़ती है या आप में ये कैपेबिलिटी डेवलप होती है, तो आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं लाइफ में। और आपके जो एमएम में जो अलाइंस है, एमएम मींस मास्टरमाइंड अलाइंस जो है, उसमें आपके कहते हैं 1-2 पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो कि आपकी जो परसिस्टेंस पावर है जो उसको ऑब्जर्व करते रहें और उसको इंक्रीज़ करने में, उसको एनहांस करने में आपकी मदद करते हैं। नेचर एक तरह की कहते एक हिडन गाइड होता है जो कि उन लोगों की सपोर्ट करता है जो कि परसिस्टेंस दिखाते हैं, और उन्हीं को वो रिचनेस प्रोवाइड करता है, बिग फॉर्चून प्रोवाइड करवाता है। और इसके लिए वो उनकी परसिस्टेंस जो है टेस्ट करता है। जो लोग परसिस्टेंस टेस्ट में पास होते हैं तो वो बिग फॉर्चून को अचीव कर लेते हैं। जो परसिस्टेंस टेस्ट में फेल हो जाते हैं वो ज़िंदगी में फिर बिग फॉर्चून नहीं प्राप्त करते हैं। और इसके साथ साथ बिग फॉर्चून अचीव करने के साथ साथ उनको एक और फ़ायदा होता है कि उनको नॉलेज गेन होती है, उनको एक्सपीरियंस भी मिलता है इसके साथ साथ। सो एक कहावत भी है कि एवरी फेलियर जो है अपने साथ में कुछ ना कुछ रिचनेस लेके आता है, इन द सेंस ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, न्यू सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जिससे बेनिफिट ये होता है कि नेक्स्ट टाइम वो इंसान जो है वो गलती पे इम्प्रूव करता है और नए तरीके से फिर एक्सपेरिमेंट करता है और फाइनली सक्सेसफुल होता है। और ये जो सक्सेस जो है आपकी मनी में जो पे ऑफ होती है उन बंदों को होती है जो कि क्विट नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मॉनेटरी टर्म्स में पे ऑफ फॉर्चून जो है उन्हीं को करती है जो क्विट नहीं करते हैं, अपनी परसिस्टेंसी को शो ऑफ करते हैं, उनको डिस्प्ले करते हैं। सो जो सक्सेस फार्मूला है, जो सक्सेस सीक्रेट है, दैट इज़ डायरेक्टली अटैच टू परसिस्टेंस। सो इसमें एक मैडम हुए हैं फैनी हर्स्ट, उनकी एग्जांपल दी है ऑथर ने, जो कि उन्होंने अपनी कह लीजिए परसिस्टेंस दिखाई। वो एक राइटर थे, उन्होंने 5 साल तक न्यूयॉर्क में आकर के उन्होंने अपनी राइटिंग एज ए कहने का मतलब अपने एज ए राइटर उन्होंने अपने राइटिंग को आजमाया अपनी किस्मत को, बट फेल होते रहे, बार बार फेल होते हुए 4 साल लगातार। और एक राइटर को उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स थी 36 बार उनको
दिखाई लिख के बार बार, और 36 बार वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। और फिर देखिए उसके बाद किस्मत ने क्या खेल खेला कि वो फिर फाइनली सक्सेसफुल हो गई, और सक्सेसफुल भी फिर इतनी हुई कि वो उनके पास पैसा इतना आने लगा कि कह लीजिए वो इट वाज फ्लडेड टू हर, इतना पैसा उनके पास आना शुरू हो गया। यहाँ तक कि जो मोशन मूवीज़ थे, या कह लीजिए मूवी थिएटर वाले थे, उन्होंने भी उनको अप्रोच करना शुरू कर दिया कि आप हमारे लिए काम करिए। और फाइनली उनका एक नावल था ग्रेट लाफ्टर करके, वो इतना पॉपुलर हुआ कि उनके लिए उनको $1,00,000 तक का उनको चेक मिला उसके लिए, जो कि उस समय का सबसे बड़ी पेमेंट थी किसी नावल के लिए। सो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने परसिस्टेंस दिखाई, 4 साल लगातार मेहनत की, फेलियर्स मिलते रहे, पर उन्होंने हार नहीं मानी, और परसिस्टेंस दिखाते हुए फाइनली वो सक्सेसफुल हो गए। और यूनिवर्स जो है, कहते हैं एक भिखारी को कह लीजिए उसकी रोटी कपड़ा मकान कह लीजिए उसकी वो जो एक नीड्स हैं वो तो पूरी कर देता है, लेकिन अगर आप एक बिग फॉर्चून चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको लॉन्ग टर्म में परसिस्टेंस दिखानी पड़ेगी, और जो है टेम्परेरी डिफीट्स को आपको फेस करना पड़ेगा लाइफ में, आप तब जाके आप जो है बिग फॉर्चून अचीव करेंगे। इसी तरह से एक केट स्मिथ करके हुए थे लेडी, जो कि सिंगर थे, उन्होंने काफ़ी टाइम तक जो है अपना किस्मत आजमाई गाने में, बट फेल होते रहे, लेकिन फिर जा कर के काफ़ी टाइम के बाद वो इतने सक्सेसफुल हुए कि वो $मिलियंस उन्होंने अर्न किए लाइफ में। सो इसलिए कहने का मतलब ये है, जो परसिस्टेंसी है वो आपकी लाइफ में आपको पे अप जरूर करती है। और ये जो परसिस्टेंसी है, ये दिस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, ये एक आपकी दिमाग की एक अवस्था है जो कि कल्टीवेट की जा सकती है, जिसको आप पैदा कर सकते हैं। और ये जो है कुछ कारण हैं जिनके ऊपर बेस्ड है, दिस इज़ बेस्ड ऑन सम कॉजेज़। वो जो कॉजेज़ हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। जैसे कि पहला है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग मोटिव फोर्स जो है अगर है, कहने का मतलब वट एवर यू वांट, अगर आपका स्ट्रॉन्ग मोटिव है, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस है आपकी लाइफ में, तो आप परसिस्टेंस दिखाते हैं। सेकंड है डिज़ायर। अगर आप में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो ऑब्वियस है कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। अगर थर्ड है सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब है कि आप में किसी काम को करने का आप में एक बहुत इच्छा शक्ति है, और उसके लिए आपने प्लान आउट किया है। फोर्थ है डेफिनेटनेस ऑफ प्लान। इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लान है, और उसको इनकरेज करने के लिए परसिस्टेंस जो है वो हेल्प करती है। फिफ्थ इज़ द एक्यूरेट नॉलेज। इसका मतलब है आपके जो प्लान्स हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है, और साउंड बेस है उसका, और एक्सपीरियंस है, और ऑब्सेशन है उसको प्लान को एग्जीक्यूट करने का। सिक्स्थ इज़ द कोऑपरेशन। इट्स अ सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड हारमोनियस रिलेशनशिप विद अदर्स, जो कि अपने आप डेवलप करती है परसिस्टेंस को। और फाइनली जो है फिर आप अपने जो आपका एम है उसको अचीव कर लेते हैं। सेवन्थ है विल पावर। इट्स अ हैबिट ऑफ कंसंट्रेटिंग वंस थॉट अपॉन बिल्डिंग ऑफ प्लान एंड पर्पस। और ये फिर क्या किस चीज़ को लीड करती है? परसिस्टेंस को। एट्थ इज़ द हैबिट। हैबिट या क्या है? इट्स डायरेक्ट, जो परसिस्टेंस जो है ये डायरेक्ट रिजल्ट है हैबिट का, और माइंड जो है अब्जॉर्व कर लेता है हर उसी चीज़ को जो भी इसमें फीड किया जाता है, वॉलंटरीली और इनवॉलंटरी बोथ वे। अगर हम वॉलंटरली इसमें कुछ फीड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू परसिस्टेंस, तो वो
बाय डिफ़ॉल्ट धीरे धीरे जो है सबकॉन्शियस में चला जाता है और वो एक हैबिट के रूप में फिर हमारे सो कॉल्ड ट्रेड में इनबिल्ट हो जाता है। सो फाइनली ये जो सारे लिस्ट ऑफ ट्रेड्स हैं ये हमें अपने आप में चेक करने चाहिए कि हमारे में ये हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो इसको करेजियसली कह लीजिए ऑडिट करना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करना चाहिए। और इसके बाद चैप्टर में लैक ऑफ परसिस्टेंस के जो हैं सिम्टम डिस्कस किए हैं ऑथर ने। और इसमें जो है ये जो लैक ऑफ परसिस्टेंस के जो सिम्टम्स हैं, दीज आर द रियल एनिमीज ऑफ द परसिस्टेंस। और इनको ये जो वीकनेसेस हैं इनको मास्टर करना पड़ेगा अगर आप अपने फाइनल गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, लेट अस डिस्कस इट। इसमें सबसे पहले आता है फेलियर इन रिकॉग्नाइजिंग क्लियर व्हाट एवर यू वांट। आप चाहते क्या हैं, आप उसके बारे में सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा प्रोक्रेस्टिनेशन, आपकी चीज़ों को टालने की जो आदत है उसको ये जो है ये आपको फेलियर को लीड करती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग नॉलेज, आप अपनी नॉलेज को नहांस नहीं करते हैं अगर टाइम टू टाइम एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, तो ये कह लीजिए फेलियर को लीड करती है और ये लैक ऑफ परसिस्टेंस को शो करती है। फोर्थ इज़ द इनडिसीजन, इट इज़ अ लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी दैट अगेन लीड्स टू दिस लैक ऑफ परसिस्टेंस। दिस इज़ अ फेलियर ऑफ यू कैन से ऑन पार्ट ऑफ परसिस्टेंस। इसके बाद है फिफ्थ वन इज़ द हैबिट एंड रिसाइकलिंग ऑन एक्सक्यूज़। आप अपने जो है कह लीजिए एक्सक्यूज़ को हर चीज़ के लिए आपके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होती है जो कि एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है आपके परसिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्स्थ इज़ द सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो भी आप कंडीशन में हैं आप उसमें सेटिस्फाइड हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं। सो दिस इज़ एन अगेन हिंड्रेंस टू द परसिस्टेंस। इनडिफरेंस नेक्स्ट इज़, इसमें क्या है आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्टेबल जो है वो कंडीशन में आ जाते हैं और कंप्रोमाइज़ जो है हर सिचुएशन में आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप किसी चीज़ को अल्टर नहीं करना चाहते हैं। एट्थ इज़ द हैबिट ऑफ ब्लेमिंग अदर्स फॉर ओन मिस्टेक्स, आप गलती किसी और की होती है लेकिन आप उसको तो खैर आपने उसको तो आपने क्या मानना है कि वो किसकी है, अपनी गलती को भी आप खुद अपनी नहीं स्वीकार करते, उसके लिए भी औरों को ब्लेम करते हैं। नाइन्थ इज़ वीकनेस इन डिज़ायर, इट्स इसमें क्या होता है कि आपका कोई मोटिव नहीं होता लाइफ में। अगर मोटिव नहीं है तो ऑब्वियस है कोई डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस या कह लीजिए आपकी परसिस्टेंसी नहीं होगी किसी चीज़ में। टेंथ इज़ द विलिंगनेस टू क्विट, दिस इज़ इसमें क्या है कि आपको एक दो फेलियर लाइफ में मिले किसी काम में तो आप उसके बाद फिर डिसहार्टेंड हो जाते हैं और क्विट कर जाते हैं। दिस इज़ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ परसिस्टेंस। 11th इज़ लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लान, देयर इज़ नो रिटन ऑर्गेनाइज्ड प्लान। तो इस केस में क्या होता है कि फिर आपने के मूव करने के लिए फॉरवर्ड या कुछ एग्जीक्यूशन करने के लिए प्लान को आपके पास कुछ होता नहीं है, तो आप फिर क्या है आपके लिए परसिस्टेंसी के लिए कुछ नहीं होता। 12th इज़ हैबिट ऑफ एक्टिंग ऑन आइडिया और यू कैन से नॉट एक्टिंग अपॉन द अपॉर्चुनिटीज़। आप जो हैं आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको वेल नहीं करते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी तरह से फिर फाइनली क्या होता है कि जो कभी आपके लिए सो कॉल्ड एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी
गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मिलनी होती है, आप उससे भी चूक जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द सर्चिंग शॉर्टकट्स टू रिचेस। इसमें क्या है कि आप अनएथिकल वेज ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसमें क्या है कि आप परसिस्टेंस जो है आपकी कैपेबिलिटी उसको बाईपास कर देते हैं, या दैट इज़ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ परसिस्टेंस। उसके बाद है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। इसमें फेलियर टू क्रिएट ए प्लान बट एंड पुट इनटू एक्शन बिकॉज व्हाट पीपल विल से। इसमें आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस के चक्कर में आप क्या है कि कोई प्लान आउट नहीं करते हैं कुछ भी, और कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करते हैं और डीमोटिवेटेड रहते हैं। और फाइनली क्या है कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियस है फिर आप की परसिस्टेंसी जो है वो जो एक ट्रेट होता है वो कह लीजिए डिमिनिश हो जाता है। और इसमें जो लैक ऑफ क्रिटिसिज्म जो है इसकी जो सिम्टम्स हैं इसके बारे में लेट अस डिस्कस फ्यू ऑफ देम। इसमें सबसे पहले है जैसे कि हमारे क्लोज रिलेटिव्स फ्रेंड्स होते हैं, हम उनके बाद अगर वो ओपिनियंस कुछ दे देते हैं, कुछ बारे में कह देते हैं कि कमेंट पास कर देते हैं, तो हम उसके लेके बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाते हैं। और इस चीज़ की वजह से हम बहुत इस चीज़ से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और सेकेंडली लोग जो हैं अपने मैरिज लाइफ में फेल हो जाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो बड़ी बड़ी कह लीजिए डील्स कर लेते हैं, लेकिन वो उसको अपनी जो मैरिड लाइफ को है स्टेज पे लगा देते हैं। लोग जो हैं कुछ एज के बाद अपने आप को अपग्रेड करने के लिए उनको एजुकेशन चाहिए होती है, लेकिन वो एजुकेशन को अपग्रेड नहीं करते हैं सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, या उनको क्रिटिसिज्म से बचने के लिए वो नहीं करते हैं। मैन एंड वुमेन जो है अपनी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय कर लेते हैं बिकॉज उनके कुछ जिम्मेवारियां हैं उनको निभाने के चक्कर में वो, और लोग जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। लोग जो हैं डोंट टेक द चांस इन बिजनेस, रिस्क नहीं लेते हैं लोग बिजनेस में सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे या क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए। इसके बाद ऑथर ने एक एग्जांपल दी है एंड्रयू कार्नेगी की कि उन्होंने जब ऑथर को बुलाया, ये जो बुक लिखी दी गई थी थिंक एंड ग्रो रिच, इसको लिखने के लिए एंड्रयू कार्नेगी ने ऑथर नेपोलियन हिल को बुलाया था। तो और उनको बोला था कि जो फिलॉसफी ऑफ अचीवमेंट्स हैं, जो 500 फॉर्चून पीपल जो हैं अमेरिका में उस समय के थे, तो उनको स्टडी करके बुक लिखने के लिए बोला था, और उसको उसमें 20 इयर्स उसमें डेडिकेट करने के लिए बोला था कि आप अप्रॉक्सीमेट 20 इयर्स इसमें लगाइए और एक बुक की फॉर्म में मुझे दीजिए बना के, ताकि आने वाली जनरेशन्स को इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। जब एंड्रयू कार्नेगी ने ये बात कही तो नेपोलियन हिल एक बार तो वो भी इसके बारे में सोचने लग गए कि एक बार तो वो भी एक ऑल ऑफ ए सडन शॉक्ड हुए कि लोग क्या कहेंगे, कि मैं ये कैसे कर पाऊँगा या कैसे होगा। किंतु परंतु उनके 100 चीज़ें उनके दिमाग में आई यही क्रिटिसिज्म के रिगार्डिंग, बट ही हैड फर्म डिसीजन, तभी उन्होंने डिसीजन दिया और इसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। सो और 20 साल वो इस काम में लगे रहे और फाइनली उन्होंने ये बुक जो है हमें प्रोवाइड करी। और ये एग्ज़ाम्पल है एक सबसे बड़ी परसिस्टेंस की कि 20 साल काम करने के बाद ये बुक जो है हमारे सामने आई। This is the biggest example of having a persistence in any sort of work. Most of the ideas हैं जो कि they are the stillborns need a breath of life injected into through execution of a plan.
ये जो आइडियाज़ होते हैं वो जस्ट लाइक स्टिल बॉर्न बेबीज़ होते हैं जिनको एक सांस चाहिए होती है थ्रू एन एक्शन प्लान टू एग्जीक्यूट अपॉन। लेकिन ये जो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, ये सारे जो आइडियाज़ हैं उनको कह लीजिए जड़ से ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि लोग इस पे एक्ट ही नहीं करते हैं सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। सो जो इंसान हैं, जो लोग हैं, मटेरियल सक्सेस जो है लोगों को लगता है कि ये जो सक्सेस है वो कह लीजिए किस्मत से प्राप्त होती है या फेवरेबल कंडीशन से प्राप्त होती है, हर किसी को नहीं प्राप्त होती है। बट ऐसा नहीं है ऑथर के अकॉर्डिंगली। इसमें उन्होंने कहा है कि परसिस्टेंस प्लेज ए बिग रोल, और इसमें काफ़ी एग्जांपल्स दी हैं। एग्जांपल्स में जैसे कि W.C. फील्ड करके एक कॉमेडियन हुए थे जो कि 60 साल की उम्र के बाद उन्होंने अपना फील्ड चेंज करके कह लीजिए मूवीज़ में चले गए। उन्होंने अपने फील्ड चेंज किया। करने का कारण ये था कि वो बिल्कुल ही दे हैड नो मनी टू इवन ईट और लिव। 60 साल के बाद उन्होंने फिर से दोबारा कैरियर शुरू किया, मूवीज़ में जाना शुरू किया, परसिस्टेंटली वो काम करते रहे और इवन विदाउट फॉर मनी वो काम करते रहे। और फाइनली क्या हुआ कि वो सक्सेसफुली मूवी फील्ड में जो है अपना नाम बना पाए और उन्होंने बहुत नाम कमाया। दिस वाज एग्जांपल ऑफ परसिस्टेंस। अनदर एग्जांपल गिवन बाय ऑथर इज़ द मैरी ड्रेसलर, जो कि वो भी बहुत टाइम तक जॉबलेस रहे, उनके पास भी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने परसिस्टेंस दिखाई और फाइनली उनको ब्रेक थ्रू मिला और एक फिर अच्छी लाइफ उन्होंने व्यतीत करी। इसी तरह से एडी कैस्टर थे जो कि 1929 में जो स्टॉक मार्केट क्रैश आउट हुआ था उसमें सारा कुछ उन्होंने खो दिया था, बट उन्होंने फिर भी परसिस्टेंस दिखाई, उन्होंने एफर्ट्स करते रहे और फिर से एक दिन ऐसा हुआ कि $10,000 पर डे तक उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। सो अगेन दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ परसिस्टेंस ऑथर हैज़ शेयर्ड हियर इन दिस चैप्टर। सो इसमें जो कह लीजिए सक्सेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऑथर के अकॉर्डिंगली इज़ डेफिनेटनेस ऑफ अ पर्पस। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सक्सेस इन लाइफ। सो जो भी कह लीजिए मैक्सिमम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनको सिक्योरिटी मिले, मनी मिले, हैप्पीनेस मिले, नेम फेम सोशल रिकॉग्निशन मिले उनको लाइफ में, बट उनके पास अगर पूछें कि कोई आपके पास प्लान है इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, तो उनके पास प्लान कुछ नहीं है। बस हर कोई सब कुछ चाहते हैं लेकिन प्लान कुछ नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिचनेस जो है उन्हीं के पास आती है जो काम करते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो विश करते हैं उनके पास नहीं आती है। सो रिचनेस जो है रिस्पॉन्ड टू डेफिनेट प्लान्स एंड विच बैक्ड बाय डिज़ायर, फेथ एंड परसिस्टेंस। और ये जो परसिस्टेंस है इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो इसमें 4 स्टेप्स हैं बेसिकली जो फॉलो किए जा सकते हैं या करने चाहिए डेवलप करने के लिए परसिस्टेंस में। सबसे पहला है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस बैक्ड बाय बर्निंग डिज़ायर। अगर ये आप डेफिनेट पर्पस आपका लाइफ में है और बर्निंग डिज़ायर है तो आप ये अचीव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं परसिस्टेंस। सेकंड है डेफिनेट प्लान एक्सप्रेस्ड इन कंटिन्यूस एक्शन। डेफिनेट प्लान को फिर आप ऑर्गेनाइज प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर आप परसिस्टेंस को लीड करते हैं। थर्ड इज़ द माइंड जो आपका है टोटली क्लोज्ड अगर है नेगेटिविटी को, जैसे इंसान को या सोसाइटी की क्रिटिसिज्म को, तो ये है इससे आप जो है अपने परसिस्टेंस को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ जो है आपका मास्टरमाइंड लाइंस जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है आपकी परसिस्टेंसी को डेवलप करने में, उस स्किल को एनहांस करने में। और इसके बाद होगा क्या कि वो आपको टाइम टू टाइम आपको फीडबैक देते रहेंगे हाउ यू आर परफॉर्मिंग ऑन इन टर्म्स ऑफ योर परसिस्टेंसी
लेवल, तो आप उसे इम्प्रूव करके फाइनली यू कैन अचीव वट एवर यू वांट। सो दीज स्टेप्स जो हैं ये कंट्रोल करते हैं किसी भी इंसान की यू कैन से इकोनॉमिक डेस्टिनी को, फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को, रिचनेस को, पावर, फेम, रिकॉग्निशन, कह लीजिए एनी फेवरेबल ब्रेक जो है किसी को मिलती, या मास्टरी ओवर फियर, डिस्करेजमेंट जो है, ये सारे स्टेप्स जो हैं इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। और फाइनली इसमें ऑथर ने एग्जांपल दी है मिस वेलेस सिम्पसन और किंग एडवर्ड की। ये सबसे बड़ी एग्जांपल इस चैप्टर में परसिस्टेंस की ऑथर ने शेयर की है। इसमें ये है बेसिकली वेलेस सिम्पसन, ये थी लेडी, ये चाहती थी एक अपना सोलमेट जो कि उसे प्यार करे, ट्रूली लव करे, और उस सर्च में ये काफ़ी देर तक कह लीजिए वेट करती रहीं, सर्च आउट करती रहीं। और उसी तरह से किंग एडवर्ड थे, वो भी एक सच्चे प्यार की तलाश में कह लीजिए घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे, और फाइनली ये एक दूसरे को मिले और इन्होंने फाइनली क्या है शादी कर ली, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स एंड हिंड्रेंसेस ऑफ द सोसाइटी। और इसमें ऑथर के अकॉर्डिंगली जो मिस्टर कह लीजिए किंग एडवर्ड थे, उनको कोई ऐसी बंधन नहीं था, उनके पास कोई ऐसी बंदिश नहीं थी कि वो इस चीज़ को लीगली या इलीगली कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने ओपनली एंड फ्रैंकली इसके साथ विलियम सिम्पसन के साथ शादी की, उसको बड़ा फॉर्मली डिक्लेयर किया अपनी इस शादी को। और इसमें ऑथर ने नटशल में यही शो किया कि कंसिस्टेंसी कैसे या यूँ कह लीजिए परसिस्टेंस, दोनों के एक जो इमोशन था प्यार का, उसको कैसे उन्होंने फाइनली प्रैक्टिकल रूप दिया। सो ये नटशल में एक कह लीजिए एग्जाम्पल दी है ऑथर ने कि कैसे परसिस्टेंस से हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं फाइनली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट परसिस्टेंस। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे फिर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ काफ़ी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।